नवंबर में जिसकी पत्नी बनना था, जून में उसी की कातिल बन गई सिया गोयल। सिया गोयल जिसने 18 तारीख को लोहागढ़ किले से अपने कथित बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर अपने मंगेतर केतन की हत्या करी। उस केस में कई चीज़ें हैं जो अब निकल कर सामने आ रही हैं। प्रवेश भाई, अभी तक इस पूरे केस में अपडेट क्या है और किस तरीके से इस केस में पुलिस ने सिया को लेकर जो खुलासे किए हैं वो सब क्या है? तीन अपडेट ना बहुत हैरान करने वाले हैं। मैंने एक मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा और कई मीडिया रिपोर्ट्स में खबर छपी कि सिया ने चेतन से पहले ही शादी कर ली थी। अब वो शादी किस तरह की थी, कोर्ट मैरिज या मंदिर में जाकर, या दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी मान लिया था, ये तो जांच का विषय है। लेकिन ये खबर सामने आ रही है कि दोनों ने शादी कर ली थी। और दो अहम अपडेट है, अपने दोस्तों को भी इसने बता रखा था कि शादी तो नहीं होगी। इसने अपनी एक फ्रेंड को बोला कि अपना आधार कार्ड भेजो, टिकट करना है, जो कि शादी होने नहीं वाली उसके लिए। मतलब स्नैपचैट की वो जो बातचीत थी। वो इनडायरेक्टली अपने क्लोज फ्रेंड्स और सब ग्रुप्स में उसने ये बात कन्वे कर दी थी कि उसकी शादी नहीं होने वाली, ये बस एक ड्रामा है। और ये सब कुछ चल रहा था, इस बीच घर वालों को कुछ नहीं पता था, क्योंकि अच्छा, जो पैसे लेन देन का एक जिक्र हुआ है उस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, वो 1 करोड़ वाली बात फर्जी है। जिस तरह से वो बात फर्जी थी कि 17 करोड़ का पैलेस बुक हुआ है। देखिए, सिया के पापा का जब इंटरव्यू हुआ, सिया के पापा ने बोला हमने 3.5 करोड़ का ओवरऑल खर्चा लेकर चल रहे थे शादी के लिए, और उन्होंने एक रिसॉर्ट बुक किया था शादी के लिए, और उसकी बुकिंग हुई थी, उसका बुकिंग अमाउंट भी इन लोगों ने दे दिया था। तो वो 17 करोड़ की शादी, प्राइवेट प्लेन से जाना वाना, ये सब बातें आधी से ज़्यादा जो है वो भ्रमित करने वाली और फेक है। अब दूसरी सबसे अहम चीज़ थी कि घर वालों को पता है कि नहीं, तो घर वालों को नहीं पता था, लेकिन चेतन के बारे में सिया के भाई को पता था। सिया के भाई ने इन्वेस्टिगेशन में बोला और पूछा भी था सिया से कि क्या तुम्हारा कुछ चल रहा है, तो उन्होंने बोला नहीं, मेरी अभी कोई बातचीत नहीं है और हम दोनों अभी एक दूसरे से जुड़े नहीं है। लेकिन देखिए, उसकी अगर क्राइम साइकोलॉजी की तरफ से देखें तो आप सिया का बिहेवियर देखो। सिया जो थी, उसका चेतन से ब्रेकअप वाला सिचुएशन था नवंबर से लेके जनवरी तक के फेज में, अक्टूबर से लेके नवंबर दिसंबर के फेज में। उसी फेज में पापा एक लड़का लाते, बोलते इससे शादी करना है। वो उस डिलेमा में थी कि मेरा चेतन से ब्रेकअप हो रहा है, और वो गुस्से में उसने केतन को पसंद किया। ये बात सच है, उसने केतन के लिए हामी भरी, और घर वालों ने पूछा तुम्हें केतन पसंद है, तो उसने हाँ बोला, और उसने बातचीत भी करना शुरू की और सब चीज़ें प्लान करने लगा। लेकिन धीरे धीरे उससे आगे जाके नहीं पता, कोई चीज़ ऐसी खली होगी कि उसे लगा होगा कि नहीं चेतन। अच्छा, जो ये विग वाला जिक्र आया था कि उसके बाल नकली हैं केतन के, वो विग नहीं था, पैच था। विग और पैच में मुझे लगता है आसिफ भाई बहुत फर्क है। तो मतलब क्या ये भी एक रीजन था उसमें? नहीं, ये रीजन, अगर रीजन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इतना बड़ा रीजन नहीं। ये फाइट का रीजन हो सकता है, लड़ाई का रीजन हो सकता है। देखिए, एक साथ एक कोई रीजन किसी आदमी को आप नापसंद नहीं करते सकते किसी एक रीजन से। धीरे धीरे बहुत सारे रीजंस होते हैं जो आप फिर अंदर ही अंदर सोचते हो कि मेरे लिए ठीक नहीं है। फिर सिया ने बहुत सारे छोटे मोटे रीजन थे, सिया ने बहुत सारे रीजन दिए कि वो ठीक से बोलने में वो अटकता है, और बहुत सारे उसने रीजन दिए। लेकिन उनके पिता ने कहा केतन के, क्या ये रीजन था मेरे बेटे को मारने का? तो मुझे भी नहीं लगता ये कोई रीजन बनता है। लेकिन हाँ, एक अहम रीजन था, ब्रेकअप हो गया, मतलब दोनों का सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा था। फिर अचानक से चेतन की फिर से एंट्री होती है। अब चेतन से वो बात करने लगती है, चेतन को अब बोलती है यार मैंने तो अब हाँ बोल दिया, उस टाइम पे हमारी लड़ाई वड़ाई हो रही थी, अब मैं क्या करूँ। अब फिर इन दोनों ने प्लान बनाया कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, अगर तू बैकआउट करेगी तो तेरे पापा को सदमा लगेगा, उनकी इज्जत अच्छा, जाएगी। इसमें एक चीज़ और भी आई थी पूछताछ में, जो पता चला था कि जब केतन की हत्याकांड में नाम आया कि चेतन चौधरी है और सिया गोयल दोनों ने मिलकर पूरा वारदात को अंजाम दिया, तो उसमें जब पूछताछ हुई पहले इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद, तो उस टाइम पे भी चेतन ने ये बोला था कि ये प्लान मेरा नहीं था, ये प्लान सिया का था। बल्कि जो चेतन के फादर हैं उन्होंने ये तक ये बोली और ऑन कैमरा बोला है ये कि हमने जब पुलिस स्टेशन में चेतन से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो चेतन ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो दूर खड़ा हुआ था, लड़के को धक्का सिया ने दिया है। और सिया गोयल ने बोला कि जो केतन है उसको जो धक्का दिया है वो चेतन ने दिया है। अब इन दोनों ने, वैसे तो दावा किया जा रहा था हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन खबरें ये भी निकल कर आई कि 17 तारीख को, जब 14 तारीख को ये लोग प्लान फेल हो गया था हत्याकांड को अंजाम कर, क्योंकि पहले इनका प्लान था 14 तारीख को धक्का देने का, मारने का। उस टाइम पे सीए ने धक्का भी दिया था, लेकिन उस टाइम पे केतन जो है बच गया था। और उस टाइम पे सीए ने नौटंकी करी थी, ये बोल के कि सांप आ गया था, हमें बचाने की कोशिश कर रही थी। और उसके बाद ये वापस आने के बाद वहाँ से चेतन से मिली थी और चेतन को बताया था कि मैंने कोशिश करी लेकिन नाकामयाब रही। फिर जाके 18 तारीख का दोबारा इन लोगों ने प्लान बनाया था और ये बोला था सीए ने
कि चेतन तुम मेरे इस बार साथ चलना, क्योंकि 14 तारीख को चेतन साथ नहीं गया था, लेकिन 18 तारीख को चेतन वहां मौजूद था। और इस चीज का बयान जो मतलब साबित होता है वो सीसीटीवी फुटेज से, जिसमें हुडी पहनकर चेतन जाता हुआ दिखाई दे रहा था। बिल्कुल। तो इसमें एक चीज और थी कि चेतन चौधरी ने ये बोला था कि हम भाग के शादी कर लेते हैं, तो उस टाइम पे सिया ने ये कहा था कि मैं अगर भाग के शादी करूंगी तो मेरे माँ बाप की नाक कट जाएगी। तो अब जो ये कांड हुआ है उसके बाद माँ बाप के ऊपर तो ऑलरेडी लोगों ने उंगलियां उठाई हैं, और लेकिन उंगली से याद आया एक मिडिल फिंगर दिखाने वाला जो बिल्कुल हुआ था। बिल्कुल। मैं आसिम भाई आपको एक चीज़ बोलूँगा, हम अगर लॉ की तरफ देखें, अगर हम कानूनी तौर पर देखें, तो इस केस में अगर दोनों एक दूसरे पर नाम डाले थे कि ये मेरी प्लानिंग थी, इसकी प्लानिंग थी, दोनों म्यूचुअली प्लानिंग में साथ थे, दोनों इन्वॉल्व थे। हाँ, तो सज़ा तो सेम ही होनी है, वो कितना भी किसी के ऊपर नाम डाल दे, क्योंकि आप इक्वली इन्वॉल्वमेंट है आप लोगों का, क्योंकि आप प्लानिंग का हिस्सा हो, और इसमें और भी कोई जुड़ेगा तो वो भी इक्विवेलेंट जो है वो अच्छा, इसमें साजिशकर्ता एक के जो रूप में। दोस्त का एंगल आया था कि जो चेतन का दोस्त है उसको सरकारी गवाह बना लिया गया, उसने एंड टाइम पे इनके प्लान से बैकआउट कर दिया। उसको ये लेके जाने वाले थे लोहागढ़ फोर्ट, और ये चाहते थे कि वो जाए और चेतन ना जाए, लेकिन उसने एंड टाइम पे बैकआउट कर दिया। उसे लगा होगा कि गलत चीज़ हो रही है और इसमें मैं फंस सकता हूँ, तो उसने बैकआउट कर दिया, लेकिन उसे सरकारी गवाह बना लिया, क्योंकि इन सब केस में जितने भी एविडेंस थे, सब एविडेंस सर्कमस्टांशियल एविडेंस थे। मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की जो मैं बात करूं, अब जैसे सोनम रघुवंशी वाला केस है, हाँ, सोनम रघुवंशी केस के बारे में भी सिया ने कहीं ना कहीं गूगल पे सर्च किया था। अब अगर सोनम के केस को हम देखें तो उसमें भी कोई डायरेक्ट सबूत नहीं है। डायरेक्ट सबूत है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब देखिए, टोटल 5 आरोपी हैं। जिस आरोपी ने धक्का नहीं दिया और जिस आरोपी ने हथौड़ा नहीं मारा, जो सर पे नहीं मारा, जो आरोपी साइड करा था, आगे जाके उसको पुलिस सरकारी गवाह बना लेगी। अच्छा, एक बात वो सरकारी गवाह बना लेगी, लेकिन वहां कोई ऐसा डायरेक्ट, अब वहां जितने भी लोग हैं वो चारों या तो 5 आरोपी हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंस है ना, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे कई बार छूट भी मिली है। हाँ, बिल्कुल सच तो बात क्या है। सिया गोयल जो है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का फायदा उठाकर बच सकती है? नहीं बच सकती अब, क्योंकि यहाँ एक तीसरे शख्स की एंट्री हो गई, और जो तीसरा शख्स है वो खुद कह रहा है कि मैंने इनके साथ ही प्लानिंग रची थी, मैं इन दोनों के प्लानिंग का हिस्सा था। जब ये तो डायरेक्ट एविडेंस है, अब इसे हम डायरेक्ट एविडेंस कहेंगे। ये डायरेक्ट एविडेंस है, एक गवाह मिल गया इस केस का जिसने इन दोनों के साथ बैठकर खुद प्लानिंग की है, और वो बता रहा है। वो गवाह तो मिला है, लेकिन यहाँ पॉइंट ये है कि वो जो गवाह है, क्या वो भी इनके साथ इस केस के अंदर इन्वॉल्वमेंट में शामिल होगा? नहीं, वो बैकआउट कर दिया था उसने बैकआउट कर दिया। उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो आपने ये चीज़, अगर कोई क्राइम होने वाली थी, अगर क्राइम के बारे में आप पुलिस को अलर्ट नहीं कर रहे, तो वो भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर आपके सामने कोई क्राइम हो रहा है या आप उसके हिस्सा हो, इसने एंड टाइम पे बैकआउट कर दिया। और जिस लड़की से सिया की चैट वायरल हुई थी, वो भी उसके दोस्त नहीं, उन लोग का कोई लेना देना। वो उनसे पूछताछ वगैरह पूछताछ होगी, नॉर्मली पूछताछ तो करेगी पुलिस हर किसी से, जो भी लोग सिया और चेतन से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई ऐसी गाज नहीं गिरने वाली, क्योंकि हमें क्या पता, अगर कोई मेरा कल को दोस्त बोल रहा है कि मेरी पत्नी से मेरी शादी, में होने वाली बीवी से मेरी शादी नहीं होगी, तो मैं क्या सोचूंगा? नहीं होने वाली, टूटने वाला रिश्ता, मुझे ये थोड़ी ना पता हो जाके धक्का मार देगी। अच्छा, जो धक्का वाली बात है, इन लोगों ने बाकायदा धक्का देने की दोस्तों रिहर्सल भी करी थी। हाँ, और रिहर्सल में बाकायदा उन्होंने देखा था कि धक्का देना है तो किस तरीके से आपको देना पता है, मुझे लगता है सोनम का केस है ना, इतना गलत इम्पैक्ट जो है लोगों के बीच में, मतलब लोगों की मानसिकता पे बहुत गलत इम्पैक्ट किया। सोचिए, उसने सर्च क्या किया कि सोनम को बेल कैसे मिली, सोनम से क्या पूछताछ हुई, क्या पुलिस कस्टडी में लड़कियों को पीटते हैं, ये सब सर्च कर रही है वो। और सोचिए 20 साल की उम्र की लड़की है। हाँ, तो वो एक आइडियाज कहाँ से मिलता है आपको? अगर कोई एक शख्स ऐसा बड़ा क्राइम करके अगर छूट जाता है, कल को आफ्ताब अगर जेल से छूट लेकिन सोनम ने तो बोल दिया कि मैं तो बेगुनाह हूँ। हाँ, लेकिन हमारे देश में कैसा है, हमारे देश में सब चीज नैरेटिव से चलता है। मुझे इस केस में मुझे सिया गोयल के खाली केस मुझे में एक चीज कंटिन्यू करनी है। हमारे देश में सब चीज नैरेटिव से चलता है, कोर्ट भी प्रेशर में आ जाता है नैरेटिव से। आपको मैं बेस्ट एग्जांपल दूंगा, कुछ दिन पहले सेंगर केस है, जो रेप केस था, उसमें जो सेंगर को बेल मिल गई थी दिल्ली हाई कोर्ट से, उसके बाद इतना बवाल हुआ, इतना प्रेशर हुआ, बकायदा जो पीड़िता है उसने आकर बोली कि कोर्ट बिक गया है, जज बिक गया है, और उन्होंने धरना दिया इंडिया गेट पे। इतना बड़ा प्रेशर बना कि सुप्रीम कोर्ट ने वापस से उस ऑर्डर को रिजर्व किया, और पहली बार मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने सामने वाले पक्ष को, मतलब आरोपी पक्ष को सुने बिना ही ऑर्डर रिजर्व कर दिया और उसकी बेल कैंसिल कर दी। बाद में उसकी जो बेल है वो कैंसिल कर दी गई। और वहीं दूसरी तरफ आप देख लो सोनम रघुवंशी का केस, उसमें क्या मिस्टेक थी? उसमें बस एक मिस्टेक थी कि आईपीसी और सीआरपीसी की जो धारा थी वो चेंज होकर बीएनएस की हो गई थी। तो उसमें एक सेक्शन था जो मर्डर का, उसमें वो 401 और जो है वो क्लेरिकल मिस्टेक था। वो क्लेरिकल मिस्टेक
जो हुआ उसको पुलिस ने भी एक्सेप्ट किया और उस बिहाफ पे लोअर कोर्ट से बेल मिली, हाई कोर्ट से भी बेल मिली और मामला सुप्रीम लोअर कोर्ट चल रहा कोर्ट, है। जब पहले लोअर कोर्ट में ये मामला गया था दोस्तों, तो 3 बार जो है सोनम की बेल जो थी वो रिजेक्ट कर दी गई थी लोअर आप कोर्ट ही- में, मैं- लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट ने बेल तो दे दी। अब मेघालय जो है गवर्नमेंट वो पहुंची सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बोला कि ये जो बेल है ये गलत, मतलब क्लरिकल मिस्टेक की वजह से दी गई थी, इसे कैंसिल कर दिया जाए। तो उस टाइम पे अभी सुप्रीम अभी कोर्ट देश ने, में क्या है, अभी नहीं, देश उस में टाइम क्या पे है, सुनो, कोई आके सुप्रीम कोर्ट ने सोनम से बोला कि हम आपकी बेल को कैंसिल क्यों ना करें, ऐसी क्या वजह है। तो उस पे जो हलफनामा दायर किया है, जवाबी हलफनामा सोनम ने, उसमें उसने ये चीज बोली है कि मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया है, जो भी चीजें हो सर्कमस्टेंशियल हैं और उसके बेसिस पे मुझे फंसाया जा रहा है। तो अब अगर बात यहाँ ये तो हर निकले- आरोपी बोलता है, बात तो सही है, ये तो हर आरोपी बोलता है, कौन आरोपी एक्सेप्ट करता है कि मैंने किया है। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि एक क्लरिकल मिस्टेक की वजह से क्या एक इंसान जिसके अगर ऊपर तुम्हें इतना फंसाया संगीन जा रहा है, आरोप मैं बोल रहा हूँ तुम्हें फंसाया जा रहा है, तो तुम भाग क्यों रही थी? पॉइंट है। तुम भाग क्यों रही थी? तुम्हें फंसाया जा रहा था, तुम इतने दिन से छुप कर क्यों बैठी थी? अगर चलो माना, मतलब ये सब नहीं ये ठीक तो है, तर्कहीन बातें हैं। सोनम बोल रही है कि मैंने राजा का कत्ल नहीं किया, ठीक। अगर सोनम ने कत्ल नहीं किया तो फिर किसने राजा को मारा? वहां कोई और तो मौजूद था नहीं, या तो सोनम थी या फिर उसके साथी थे, जो दोस्त हैं उसके तथाकथित बॉयफ्रेंड है। सेम चीज सिया के मामले में है। लेकिन सिया के मामले में मुझे एक चीज समझनी है आपसे कि इस केस की मेन मास्टरमाइंड कौन है? केतन अग्रवाल जो हत्याकांड हुआ था पुणे का, अभी तक जो चीजें निकल इसमें कर मेन सामने- मास्टरमाइंड इसमें साजिश करता जो अभी- दिमाग है वो किसका है, अभी सिया तक- का या चेतन का? अभी तक तो जो चीजें निकल कर सामने आ रही है उससे पता चल रहा है कि सीआई मास्टरमाइंड है, और जो सोनम रघुवंशी वाला भी केस था उसमें सोनम रघुवंशी ही मास्टरमाइंड थी, क्योंकि जो चीजें निकल कर आई, जैसे उसने प्लान किया, प्लान को एग्जीक्यूट करवाया। सोनम का बॉयफ्रेंड तो नहीं आया था राजा के घर पे प्लानिंग करने, पूरी चीजें करने। सोनम का बॉयफ्रेंड तो नहीं गया था सोनम के साथ पहाड़ पे, उसके फ्रेंड्स गए थे और खुद सोनम गई थी। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी प्लानिंग है उसमें जो बताना मैं निर्दोष हूँ कहीं कहीं स्टैंड आउट नहीं करता। जिस दिन देखना अगर कोर्ट से बेल रिजेक्ट हो गई, इस केस में जल्दी सजा हो जाएगी सोनम को। सोनम का तो जो है अपना दायर तो उसने हलफनामा कर दिया, अब आई थिंक 19 जुलाई को अच्छा, वो उसकी- मुस्कान को नहीं मिला, मुस्कान को नहीं मिला हाँ। बेल। नहीं, मुस्कान के केसेस में देखो, उसके केस में तो क्लियर कट पूरा क्या evidence है? घर के अंदर से ड्रम हाँ, में तो लाश मिला है, निकली। तो लाश तो इसमें भी मिली, सोनम रघुवंशी केस में नहीं लेकिन मिली। यहाँ तो घर के अंदर से उस जगह से मिली है ना जहाँ वो रह रही थी। तो वहां तो वो बोल सकती थी ना कि मैंने नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है, मेरे बॉयफ्रेंड ने मारा है। ऐसे बोलने के लिए आसिफ भाई कोई कुछ भी बोल सकता है, बचने लेकिन के लिए तो 10 तरीके तो हैं। सोनम ये सोच रही कि बोल दी मैंने कुछ नहीं किया है और मेरे खिलाफ एविडेंस नहीं है। मुझे अभी भी, मैं जानबूझकर सेंगर का केस इसलिए बार बार कोट कर रहा हूँ क्योंकि उसके केस में पूरे देश में हल्ला हो गया था, पूरी मीडिया और सब कोई, और बहुत सारी महिलाएं एंकर और जितने एंकर्स थे सब ने खुलकर बोला था कि बहुत गलत हुआ है। लेकिन मुझे जब देखा मैंने केस सोनम रघुवंशी का, तो किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही, कोई कुछ बोल नहीं रहा और किसी ने उस मुद्दे को रखा नहीं, क्योंकि यहाँ जिसकी मौत हुई है वो पुरुष है और हमारे देश में अभी भी पुरुषों के लिए कोई बोलता नहीं, मेंस राइट की कोई बात नहीं करता, और बात सही है। और मुझे भी लगता है कि कोई भी बहुत बड़ा नैरेटिव नहीं बना इसे लेकर, और ये बात सच है। और आप देख लीजिए सेम केस, कितना बड़ा नैरेटिव। राजा के परिवार वाले, आप एक तरफ कोर्ट के जजमेंट को आप एक तरफ कहते हो सही है, दूसरे केस में आप तुरंत कह देते हो कि कोर्ट बायस्ड है। कितनी गलत बात है। देखो, राजा के परिवार की अगर हम देखें, राजा की माँ, राजा के पिता, राजा के दोनों भाई सचिन और दूसरे जो भाई हैं उसके, चारों लोग पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि उनके बेटे को इंसाफ मिल जाए। वो सीबीआई की डिमांड कर रहे हैं, सीबीआई की जांच हो उस केस में। सीबीआई के पास चला जाएगा तो मामला और खराब हो जाएगा। नहीं, वो बात अलग है, खराब हो, लेकिन एक परिवार वाला इस उम्मीद से है कि अगर सीबीआई जांच करेगी तो शायद उनके बेटे को इंसाफ मिल जाए। इस बीच उन्हें पता चलता है कि भाई जिसके ऊपर बेटे की हत्या का आरोप है वो तो जेल से बाहर आ गई है, वो तो बेल पे बाहर है। इंटरव्यू दिया उसने बाकायदा, इंटरव्यू देने के बाद उसने तो अलग ही एकदम बताया चीज़ों को, आधे सारे सवालों को तो उसने खैर जवाब नहीं दिए। वो जब कोर्ट से बाहर आ रही थी तो मैंने उसका बॉडी लैंग्वेज देखा, मुस्कुरा रही थी। हाँ, और कोर्ट में जाकर आदमी, मतलब जेल में जाकर आदमी और ज्यादा दिमागदार हो जाता है। बॉडी लैंग्वेज की बात करें, आप सिया गोयल की बॉडी लैंग्वेज आपको याद होगी, जब वो अपने घर से बाहर आ रही थी, जब पुलिस लेके गई थी, जब उसने मिडिल फिंगर दिखाई थी। हालांकि उसके फादर ने बोला कि उसके नाखून में चोट थी, लेकिन ऐसे कैसे पॉसिबल है कि लड़की नॉर्मल चलती भी आ रही है और एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंच के मिडिल फिंगर दिखाया। पापा उसे बचा रहे और पेरेंट्स उसे प्रोटेक्ट करें, क्योंकि पेरेंट्स अपना वकील भी देना चाहते हैं। पहले तो पेरेंट्स बोलते हैं कि धक्का मार दो वहां से, अगर मेरी बेटी ने किया है, ये सब किया है। और दूसरी तरफ ये पेरेंट का भी दो मुंहा है, चेहरा है कि डबल फेस है। देखिए, पेरेंट्स अपने बच्चों को बचाता है, तो आप झूठ मत बोलिए मीडिया के सामने आकर कि नहीं मेरी बेटी ने ऐसा किया तो वैसा कर दो, ऐसा कर दो। मम्मी ने भी शुरुआत से, मैंने देखा शुरुआत से मम्मी ने, सिया की मम्मी ने अपनी बेटी को डिफेंड किया है।
अपनी हर माँ बाप करते हैं, उसमें भी कोई गलत बात नहीं। लेकिन यहाँ मैं आपको चेतन के पेरेंट्स की बोलना अगर गलत चाहूंगा। चीज में डिफेंड करते हो ना आप अपने बच्चों को, मैं आज भी बता रहा हूँ जो भी पेरेंट्स है, तो आपका बच्चा गलत चीजें करेगा। आप अगर उसे डे वन से टोक रहे हो गलत चीजों पे, क्योंकि मम्मी ने बोला नहीं हमारी बेटी तो कोई दारू शराब नहीं पीती, अब उसका दारू शराब दिखने लगा, चलो कोई भी पीना बुरी बात नहीं है। देखो यहाँ पे हाँ, आपको लेकिन मैं एक बोल रहा चीज- हूँ, लेकिन जिस तरह से आप डिफेंड कर रहे हो और जिस तरह से चीजें निकल कर सामने आ रही है, अगर किसी पेरेंट्स को अपने बच्चे के बारे में नहीं पता है तो पेरेंट्स के लिए भी सोचने वाली बात है कि आपकी कैसी पेरेंटिंग है। मैं हर किसी के लिए कह रहा हूं, ये सिर्फ एक केस में नहीं, हर किसी के लिए। अगर आपको अपने बच्चे के बारे में नहीं पता और आपका बच्चा किसी भी गलत संगत में है, कोई भी ऐसी गलत एक्टिविटी कर रहा है और बाद में आप उसे डिफेंड कर रहे हो, तो मुझे लगता है पहले जांच करने की जरूरत घर में है कि मेरा बच्चा कर क्या रहा है। देखो यहाँ पे एक चीज मैं जो बोल रहा हूँ ये कि सिया के पेरेंट्स जो थे उन लोगों ने स्टार्टिंग में पूरी तरह कैमरे पे बोला कि हमारी बेटी गलत है तो धक्का दे दो, फांसी दे दो, गलत किया, और केतन जी तो बहुत अच्छे थे, केतन जी ने हमसे ऐसा किया, केतन जी के साथ, मतलब उन्होंने उस टाइम पे फुल ऑन जो अग्रवाल फैमिली, मेरा बेटा जैसा हाँ है। अग्रवाल फैमिली के सपोर्ट में बात करी पहली बार जब उनकी बात आई थी। लेकिन फिर धीरे धीरे उनके जो शब्द हैं वो थोड़े से चेंज होने शुरू हो गए। अब अगर मैं बात करूं चेतन चौधरी के फादर की और उसके चाचा की, उन्होंने डे वन से ऑन कैमरा इस बात को बोला है कि हमारे बेटे ने किया ही नहीं है ऐसा कुछ। वो अपने बेटे के साथ खड़े हैं। उन्होंने तो इस बात से मानने से इनकार ही कर दिया कि इस हत्याकांड में चेतन का किसी भी तरीके से कोई भी मिली भगत है। उनका क्लियर कट कहना है कि उनके बेटे का इसमें हाथ नहीं है। लेकिन सिया के पेरेंट्स कभी कुछ अलग अलग बातें वो बोल रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे सिया के जो फादर हैं, क्या वो अब उसको बचाने के लिए पूरी तरीके से ओपनली सामने आ चुके हैं? देखिए हर पेरेंट्स आता है, मैं बोलूंगा, मैं इसमें भी जज नहीं कर रहा उनके पेरेंट्स को, हर पेरेंट्स लेकिन आते हैं। मुस्कान के पेरेंट्स नहीं आए थे, वो तो उससे मिलने तक नहीं गए आज तक। नहीं मिलने नहीं गए, लेकिन साइड बाय साइड बोला जा रहा है कि सपोर्ट तो कर ही रहे थे हर चीज़ों से। तो बहुत बार ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आई। शुरुआत में मुस्कान के पापा जो थे वो जो है सोनम के, सॉरी मुस्कान के नहीं, सोनम के पापा जो सोनम को सपोर्ट करे, तो मुस्कान का मुझे नहीं पता, तो मुझे उसमें क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अक्सर ये होता है, आप कभी भी कोर्ट चले जाइए, तारीख में कितना बड़ा भी क्रिमिनल हो कुछ भी हो, आखिर में तारीख पर उसके माँ बाप और उसकी पत्नी ही आती है, और कोई बाहर का शख्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार दो बार आएगा, बाद में फैमिली आती है। फैमिली सोचते हैं उस मुसीबत की घड़ी में उसके साथ कौन है, क्योंकि उनके लिए तो मुसीबत है, उसने क्राइम कर दिया है। अब उनका ये होता है कि कैसे भी वो बच जाए, कैसे भी उसे रिलीफ मिले, और ये बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं। तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं, पेरेंट्स खड़े रहते, बच्चे भी खड़े रहते अपने पेरेंट्स की गलती पर। तो हमें यहाँ जज ही नहीं करना चाहिए। तो बहुत नॉर्मल नेचर है जो परिवार का, कोई भी अपने बच्चों के बारे में, बचपन में हम गलती कर देते, हमारे घर वाले थोड़ा ना भगा देते थे हमें घर से, सपोर्ट ही करते थे और बोलते थे, डांट देते थे, मार देते। अकेले में भले ही वो अपनी बेटी को 2 थप्पड़ मार दे, लेकिन वो इंटरनली ये नहीं सोचेंगे कि उनका बच्चा इतनी वैसी चीज में चले। सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट हो रहा है अब अगर आप रिवाड़ी केस की बात करें, जिस तरीके से उसने प्लानिंग करी और अपने हस्बैंड को मार के पूरी की पूरी मतलब करी, क्रुएलिटी इतनी ज्यादा हो रही है ना, मतलब जो अब पहले मर्डर्स होते थे, पहले भी हत्याएं होती थी, लेकिन इस तरीके से, मतलब मैंने अभी जब रिसेंटली मैंने वो बेंगलुरु वाला केस बनाया, जब गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को मारा, फिर अपने पति को मारा, पति को ऊपर से धक्का दे दिया, ये खबर है मध्य प्रदेश की, इंजेक्शन, हाँ, फिर उसको हार्पिक जो मतलब हार्पिक बोलो टॉयलेट क्लीनर जो था उसके आईवी ड्रिप में चढ़ा दिया और उसको मार दिया। सोचो पति मरा नहीं गिरने के बाद, पति 6 साल बाद आ रहे हैं दुबई से। तो जो मारने का तरीका है ना वो बदलता जा रहा है, क्रुएलिटी बदलती जा रही है। एक केस दोस्तों गुजरात से आया था जहां पे वाइफ ने अपने सोते हुए हस्बैंड को अपने बॉयफ्रेंड के साथ जबरदस्ती, मतलब हस्बैंड सोचिए बेड पे सो रहा है और उसकी वाइफ और उसका बॉयफ्रेंड अचानक उसको सोते हुए अपने पति का एक हाथ दोनों पकड़ते हैं और सोते हुए हस्बैंड को झटके से उठाते हैं और भगाते हुए लेके जाते हैं, ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। और जब वो ऊपर से नीचे गिरता है तो वो मरता नहीं है, तो वाइफ वो देखती है कि वो जिंदा है, तो उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को नीचे भेजती है, कटर से उसका गला कटवाती है और फिर उसके बाद ऊपर आती है। बहुत केसेस तो बढ़ ही रहे हैं। तो इस तरीके के केसेस मुझे लगता है केसेस बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से जो है मतलब मर्दों इस तरह जो अपराध हो रहे हैं स्पेसिफिकली इन केसेस में, अगर सोनम जैसे केस अगर हो एक सामने आता है जिसमें उसे छूट मिल जाती है, हर केस की ना एक ही जड़ है, अवैध संबंध। एग्जैक्टली हर केस की एक ही जड़ है। जितने भी हम मोस्टली ऐसे केस देख रहे हैं जो एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर बेसिकली, वही अवैध संबंध, जितने भी क्रुएलिटी हो रही है, मतलब जितनी भी बहुत ज्यादा दरिंदगी हो रही है मारने में, मौत में, मर्डर में, वो हमेशा कारण यही है।
तो अगर कोई सोचता है शुरुआत में कि मैं अफेयर रख लूँ, बहुत नॉर्मल चीज़ है, मेरी गर्लफ्रेंड को, मेरी पत्नी को पता नहीं चल रहा है, या मेरे पति को या मेरे बॉयफ्रेंड को नहीं पता चल रहा है, आगे जाकर वो इतनी बड़ी आग बन सकती है कि वो क्राइम का रूप ले लेकिन सकती है। आगरा वाले केस में तो अवैध संबंध वाला नहीं था मामला, उसमें तो वाइफ ने अपने हस्बैंड को प्रताड़ना भी है, प्रताड़ना भी है। हाँ। देखो ऐसा नहीं कि हरासमेंट सिर्फ जो है और डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ महिलाओं के साथ हो रहा है, पुरुषों के साथ भी हो रहा है। बहुत केसेस में है, बहुत सारे पुरुष वीडियो बना दिए, बस उनके लिए लॉ नहीं है। देश में कानून तो एक तरफा है, तो मुझे लगता है अब समय आ गया है। मेंस राइट की बात इतने दिन से उठ रही है, लेकिन उसमें कोई ठोस कदम नहीं। बहुत सारे ऐसे लॉज हैं इंडिया में, जैसे मुझे शादी का झांसा देकर जो है रेप वाला जो रखा गया लॉ, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एक तरह से महिलाओं के लिए चलिए बहुत अच्छा लॉ है, लेकिन पुरुष क्या, अगर कोई महिला किसी पुरुष को शादी का वादा करती है और उसके साथ 6-7 साल रिलेशनशिप में रहती है, बाद में उसको मना कर देती है, तो वो किस मेंटल स्टेज में होता है, वो क्या करे उस समय? ये कोर्ट ही बताए, एक लॉ मेकर्स बताए, वो क्या करे? वो क्या चुप मार के बैठ जाए कि वो बोल दे कि हाँ ठीक है, मतलब उसके लिए हाँ कुछ नहीं है, उसका फायदा नहीं उठाए। हाँ, लेकिन वहीं जब आप दूसरा सेक्शन देखोगे जो महिलाओं के लिए कि शादी का झूठा वादा देकर आपने उससे सेक्सुअल फेवर लिया, तो उसको रेप में काउंट किया जाएगा अगर आप उससे शादी नहीं कर रहे हो और आप झूठा वादा कर रहे हो। तो ये ऐसे बहुत सारे केस है जहाँ टेक्निकल मुझे लगता है ग्लिच है हमारे कानून में ही, जहाँ कानून बनाया तो गए, लेकिन ऐसे कानून में बहुत सारे जब अमेंड हुआ तो बहुत सारी चीज़ों को चेंज करना चाहिए था, और मुझे लगता है वहाँ इक्वल चीज़ें होनी चाहिए थी। क्या मेंटल हेल्थ लड़कों की नहीं है? क्या पुरुषों की मेंटल हेल्थ नहीं है? उनकी मेंटल हेल्थ का कोई जिक्र नहीं है, मतलब उसके कोई बात ही नहीं करता है। अब देखिए, कोई भी हर 2 महीने में 1.5 महीने में कोई बड़ा केस होता है जिसमें एक हस्बैंड मरता है, बॉयफ्रेंड मरता है, इस टाइप का केस होता है। सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट डाली जाती हैं, न्यूज़ में थोड़े बहुत ही न्यूज़ आती है, और फिर उसके बाद वो मामला नॉर्मल हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद फिर से कुछ आता है, फिर से मेंस राइट और आदमियों के लिए ये करो वो करो, बात उठती है। आप मेरे को एक बेस्ट एग्जांपल दो आपको एक केस का। एक जज जो था दिल्ली में, वो अपनी जान दे देता है। उस केस में किसकी गिरफ्तारी हुई अभी तक? हाँ एग्जैक्टली, किसी की गिरफ्तारी हुई? पापा चिल्लाते रह गए उस जज के कि मेरे बेटे की मौत के जबकि पीछे, उसका हस्बैंड जो है खुद अपनी वाइफ से साड़ी लेकर गया और था। उनकी वाइफ भी जज है। हाँ, वाइफ भी कुछ हुआ उस साली IAS ऑफिसर है। हाँ, और सेम केस देख लो गिरिबाला वाला, हाँ, तुषा वाला केस देख लो। पूरी मीडिया ने इतना बड़ा हाइप बना क्योंकि मामला महिला से जुड़ा हुआ था। यहाँ जो शख्स था वो पुरुष था। देखिए, तो कोई भी वाले केस में हम ये यहाँ नहीं कह किसी रहे हैं, एंकर हाँ, को दर्द नहीं होता तभी कि यार मुझे बुरा लगा, यार उस आदमी के साथ गलत हुआ। तो ये मुझे लगता है मुझे लगता है हर सोसाइटी से ये डबल फेस हटना चाहिए। क्राइम में कभी भी जेंडर आना ही नहीं चाहिए, लड़का हो या लड़की हो, क्राइम इज क्राइम। अगर कोई लड़का कर रहा है तो उसे भी सेम पनिशमेंट नजर से देखना चाहिए। हाँ, और लेकिन हमारे यहाँ अभी भी नहीं है ना, इसीलिए कहते हैं कि अगर जब अच्छा, इन केसेस में मीडिया ट्रायल ज्यादा हो जाता है। हाँ, मीडिया ट्रायल ज्यादा होता है जब आरोपी, और क्या इसका फायदा आरोपी को पड़ता है? जब हाँ, बहुत प्रेशर तो आ ही जाता है ना, कोर्ट और बाकी सब। मैंने सेंगर का जिक्र क्यों किया? सेंगर के केस में कितना ज्यादा मीडिया। तो आपके अकॉर्डिंग सिंगर जो है उसने अपराध नहीं किया? नहीं, अपराध किया है। मैं एक चीज बता रहा हूँ, कोर्ट का जजमेंट पहले क्या था, हाई कोर्ट का बेल मिली, कितना ज्यादा ह्यूज लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ। सीधा जो पीड़िता है उसने कह दिया कि जज बिक गया है, ऑन कैमरा उसने बात कही है, और बकायदा इतना मीडिया में खबर चली। मतलब कोर्ट की जजमेंट को लोगों ने खुलकर विरोध किया, मैं कहूंगा आसिम ने खुलकर विरोध किया, जिसके बाद एक तरह से प्रेशर बिल्ड तो होता ही है। आप सोसाइटी में एक प्रेशर तो बिल्ड होता है, और फिर कोर्ट का जजमेंट फिर आया, फिर देखिए वही बेल रिजेक्ट हुई। मैं बोल रहा हूँ कोर्ट अपने आप में सही है, कोर्ट ने सही फैसला लिया। लेकिन सेम केस देख लीजिए, सोनम रघुवंशी के केस में कितना जाकर कितने लोग सड़क पर आ गए, कितनी एंकर्स जो है उसे लेकर कहा कि गलत हुआ है, राजा के परिवार के साथ, राजा के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। कोई नहीं दिखेगा, मैंने तो किसी को नहीं देखा। लेकिन यहाँ पता है एक चीज़ है, देखो अदालत में जो भी फैसला सुनाया जाता है, कोर्ट तक में जो मामले पहुँचते हैं, उसमें जो भी डिसीजन होता है वो होता है उस टाइम पे सबूत क्या मौजूद है। हाँ, ठीक। अब जैसे मान लो आप तो कोर्ट के डिसीजन को गलत या सही भी नहीं बोल सकते, नहीं तो आप पे कंटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो खुलकर बोला गया कि कोर्ट का डिसीजन ही गलत है। हाँ, सोचिए, खुलकर बोला गया कोर्ट का डिसीजन गलत है, लेकिन वही केस जब आता है सोनम रघुवंशी का तो कोई कुछ नहीं बोलता है। यहाँ तो कोर्ट जो कर रही है कोर्ट के हिसाब से कर रही है, हमें कोर्ट के बातों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो मैंने क्या बताया, जहाँ जेंडर चेंज होता है वहाँ बायसनेस आपको सोसाइटी में दिख जाएगी, और ये जाने वाली नहीं, और हम भी इसका हिस्सा हैं, खुद भी हम हिस्सा है, और दोनों चीज़ें चलती, खबरें तो चलती, खबरें जो लोग देख रहे हैं वो लोग तक पहुँचती हैं, दिखाया जाता है। लेकिन किस
किस मुद्दे पर कितना लोग जोर देकर लिखते हैं, कितना जोर देकर उस पर आवाज़ उठाते हैं, वो भी अहम बात है। कोई नहीं पूछता, बाद में कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लगता है जान किसी की भी गई हो, वो लड़का हो या लड़की हो, किसी का बच्चा था, किसी की बेटी थी, और उसको सोसाइटी में इक्वल चश्मे से, मतलब जो चश्मा है वो दोनों को समान चश्मे से ही देखना चाहिए, अलग अलग चश्मे से नहीं कि आपने किसी को काले चश्मे से देखा, किसी ने वाइट ग्लास से देखा। आपकी इस बात पे ना मुझे केतन अग्रवाल के फादर का वो बयान याद आया जिसपे उन्होंने बोला कि मेरे बुढ़ापे का सहारा था केतन, और उसको इन लोगों ने मुझसे छीन लिया। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो हमें बोल देते, कोई फोटो भिजवा देते, हम नहीं करते शादी, हमारे बेटे को क्यों मारा। और सेम चीज़ जो है राजा की माँ भी पूछती है सोनम से कि ठीक है तुम्हें उसके साथ नहीं रहना था, शादी नहीं चलानी थी तो नहीं मारती, मतलब मुझे ये जानना है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा, राजा की हत्या क्यों करी। और यही सवाल हर वो इंसान पूछता है जिसका अपनी औलाद मरती है, चाहे वो बेटा मरे, किसी का भाई मरे, सब लोग सिर्फ एक सवाल पूछते हैं कि तुमने हत्या क्यों करी, कम से कम मारते नहीं। आप क्या सजेस्ट करोगे, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? आजकल बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं मुझे मेरे वीडियो में बहुत लोगों ने पूछा कि भाई क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर हमें तो नहीं पता सामने वाला शख्स कैसा है। लव मैरिज ये एक ऐसा टॉपिक तो ये कैसे समझा जाए, कैसे ये समझ नहीं सकते, क्योंकि हर इंसान की अपनी पसंद के हिसाब से चीज होती है। अब देखो आपको पसंद है लव मैरिज, ठीक, दूसरे इंसान को पसंद है अरेंज मैरिज। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कैसे पता लगेगा अरेंज मैरिज होने जा रहा है, आप पार्टनर के बारे में नहीं जानते। तो मैंने कुछ चीजें, मैं अक्सर एआई यूज करता, तो मैंने ऐसी, मैं खाली बैठा था तो मैंने बोला चलो हम ना एआई से पूछते कि क्या करना चाहिए। तो मैंने बोला इस तरह के केस हो रहे हैं केतन के, और बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं, और कई महिलाओं की भी हत्या हो जा रही है शादी के बाद या शादी से पहले, तो दोनों ही, मैं बोला इक्वल। तो मैंने पूछा क्या करना चाहिए, तो उसने बोला कि जहाँ भी आप, मतलब एआई ने आंसर दिया था, सोचिए एआई कितना आगे बोलता है, जहाँ भी आपकी शादी हो रही है अरेंज या जो भी हो रही है, आप समय दीजिए, आप उनके बारे में जानिए, आप उनके जितने हो सके उनके लोगों से मिलिए। मतलब अगर सिया थी तो सिया के जितने दोस्त यार जितने वो थे, केतन को उन सबसे मिलना चाहिए था। तो केतन ने तो अपने परिवार से पहले ही बोला था कि आपने रिश्ता करने से पहले इसके बारे में छानबीन करी थी, और छानबीन नहीं की थी। हाँ, अगर वो उनके दोस्त यार सबसे मिलते जुलते तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको अपने पार्टनर के पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। तो सोनम के केस में भी हुई थी, क्योंकि वो तो रिश्ता तो मंदिर के थ्रू हुआ था। हाँ, तो रिश्ता मंदिर के ज्यादा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं हुआ था ना, फैमिली देखी गई थी, फैमिली अच्छी थी, दोनों की फैमिली अच्छी थी, फैमिली देखा गया था, इंडिविजुअल सिर्फ लड़की को नहीं देखा गया था वहाँ। तो मतलब शादी से पहले आपके कहने का मतलब है कि एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। हाँ, टाइम देना चाहिए, अच्छे से छानबीन करनी चाहिए। मुझे तो लगता है अरेंज मैरिज में ज्यादा खतरा है, बताता हूँ क्यों, उसका एग्जाम्पल है, क्योंकि आप जानते ही नहीं ना सामने पार्टनर के बारे में। लव मैरिज में तो फिर भी आप उस पार्टनर को आप 1-1.5 साल से डेट कर रहे हो, आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें पता है। अगर वो शादी के बाद बदल गया, तो जैसे मुस्कान का केस तो शादी के बाद बदल गई, फिर से प्यार हो गया उसको 2 बार, तो ऐसे केस बड़े रेयर होते हैं। नहीं देखो, मुस्कान का केस ना वो सच में एक ऐसा अजीबोगरीब केस है जिसमें लव मैरिज करी है, उसके बावजूद वो दूसरे इंसान से प्यार करने लगती है, और दूसरे इंसान से प्यार करने की वजह से अपने उस इंसान की हत्या कर देती है जिससे उसने लव मैरिज करी थी। मतलब इसका केस तो वाकई बहुत अजीब था, समझने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं बोलता हूँ आज के टाइम पे लॉन्ग डिस्टेंस चलता नहीं है। आप मुस्कान के केस में देख लो, उसका पति बाहर चला गया था। अभी मैंने कल 2 दिन पहले जो हार्पिक वाली खबर बताई थी जिसमें ड्रिप लगाया था, उसका पति भी दुबई चला गया था। तो आपका जो खालीपन है, आप अपने पार्टनर्स को टाइम दो, लड़का हो या लड़की, जो देखो आप जो लॉन्ग डिस्टेंस वाला कह रहे हो ना, हाँ। मेरठ में जो केस हुआ था जब माँ ने अपने बेटे अंगदवीर को मारा था, हाँ। अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हत्या करवाई थी, हाँ। उसमें भी उसका जो फादर था अंगदवीर का, वो आउट ऑफ इंडिया मिडिल ईस्ट में रहता था, और जो गाड़ी से उसको किडनैप कर लेके गया उसका बॉयफ्रेंड और ले जाकर। तो यही बोल रहा हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर आप चाहिए तो आप जहां भी जा रहे हो अपने परिवार को साथ रखो, क्योंकि आपकी कमी पता चला कोई और पूरी कर रहा है, ये बहुत फैक्ट है। आप इमोशनली अवेलेबल रहना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप अपने पार्टनर के लिए नहीं जरूरी है और आप इस फैक्ट को नहीं मान रहे हो। क्योंकि मैंने बहुत सारे क्राइम के केस देख लिए, हर किसी में मैंने ढूंढा तो ये 3-4 फैक्ट्स निकल कर सामने आए, ये 4 कारण है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप भी खराब होगा। ये भी, और अरेंज मैरिज करने जा रहे हो तो अच्छे से जांच पड़ताल कीजिए, और किसी और के कहने पे अरेंज नहीं, आप लव मैरिज भी कर रहे हो तो तब तक शादी के लिए लव मैरिज जब तक पूरी तरह श्योरिटी ना हो जाए। श्योरिटी ना, लेकिन लव मैरिज में एक चीज बस होता है कि आप अपने पार्टनर के बारे में आपको पता होता है। देखो जरूरी नहीं, अब पता, वही तो बात है ना, आप तो अगर पार्टनर को जानते हो, जैसे मुस्कान का केस, इस केस में देखो आप याद रखना, लव मैरिज में इतनी ज्यादा क्रुएलिटी वाली मर्डर नहीं होती जब तक केस चीटिंग का ना हो। याद रखना आप, मैं आप कोई भी केस उठा लो, आप कोई भी केस उठा लो, अगर कोई चीटिंग तो इन्वॉल्व होती है। लेकिन लव मैरिज में क्रुएलिटी कब है, अगर आगे जाके पार्टनर चीट कर रहा है। अरेंज मैरिज में तो पहले ही ना, पता ही नहीं ना कि उसके साथ चीट हो रहा है या नहीं। केतन को थोड़ा ना पता था उसके साथ चीट हो रहा है,
नहीं पता था ना। लोग आजकल शादी के Bluff है। 15-15, 20-20 साल के बाद अपने शादी वाइफ का भी- मर्डर कर रहा है। शादी भी ब्लफ। आगरा से ही एक स्टोरी आई थी जहाँ पे हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मार दिया शादी के 20 साल के बाद। तो सोचिए दोस्तों, इस तरीके की ऐसी ऐसी वारदातें निकल कर आती हैं सामने, जिसमें सुनने के बाद हम लोग खुद हैरत में हो जाते हैं कि हम इस खबर को आप तक पहुंचाएं कैसे। और ऐसे टाइम पे कई बार खुद को लगता है कि हमारे आसपास इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं जिसे देखने के बाद डर भी लगता है, लेकिन खबर आप तक पहुंचानी है। और तो हमारा बहुत चीज़ों और को- मैं मेरे दोस्तों के साथ बैठा था जो मेरी एज ग्रुप के, उन लोग कहने लगे कि भाई जब हमारा टाइम आ गया तो इतने ज़्यादा प्यार मोहब्बत में क्राइम हो रहा है, लड़का भी कर रहा है लड़की भी कर रही है, तो डर का माहौल तो सब में ही है, लड़कियों में भी है लड़कों में भी है, दोनों भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां मार रही हैं, लड़के भी मार रहे हैं। अब सोशल मीडिया लड़के भी इक्वली मर्डर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे अब वो एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि वो जो जितने भी लड़के हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड या पार्टनर की हत्या करी है, उनका एआई जनरेटेड वीडियो बना रखा है और उसको बिल्कुल अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। पेश इसलिए किया जा रहा है कि अब ये मानना पड़ेगा सोसाइटी में कि दोनों एक है, दोनों को एक ही तराजू में तोलना पड़ेगा। देखो, अपराधी को अपराधी समझा जाए, ये ना समझा जाए कि ये मेल है या फीमेल है। उसको एक नज़र से देखा जाए तो शायद जो अपराधी को सज़ा मिलने वाला जो एक दर है वो शायद थोड़ा सा बढ़ पाए। बिल्कुल दोस्तों, और आपकी क्या राय है आप बताइएगा। आप क्या सजेस्ट करोगे, कौन सी ऐसी 3 चीज़ें जो अगर कोई शख्स किसी से शादी करने जा रहा है, कोई महिला किसी आदमी से शादी करने जा रही है, तो उसे क्या 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? और आप कमेंट्स में बताइए, आपके जिन जिन लोगों के अच्छे कमेंट्स होंगे वो राय को हम अगली वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।